चलो, ट्वेल्थ शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि ट्वेल्थ शुरू किया किस तरह जाता है। हमारे क्लास में हमेशा अगर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स है तो उसमें ना एक ग्रुप जरूर ऐसा होता है जो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। सेम बुक से आंसर तुमने भी लिखा है, सेम बुक से आंसर तुम्हारे दोस्त ने भी लिखा है, पर तुम्हारे दोस्त को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और तुमको कम मिलते हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है जो टॉपर हमेशा टॉप करता है और हम एवरेज बच्चे हमेशा एवरेज रह जाते हैं? तो चलो, आज मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि टॉपर्स कैसे ट्वेल्थ स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। ये वीडियो लास्ट तक देखना, ट्रस्ट मी, फिर तुम लोग ये स्टोरी अपने जूनियर्स को बता रहे रहोगे कि हाउ डिड यू टॉप। ठीक है, अब देखो ट्वेल्थ स्टार्ट होने वाला है, बट टॉपर स्टार्ट कैसे करते हैं पता है आप लोगों को? तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं तो 5 साल से टॉपर्स को देखते आई हूँ। तो बता दो सीक्रेट? चलो बता ही देती हूँ, क्यों ही रोक के रखूं। पहले सिंपल सी बात, कभी कभी क्या होगा, तुम लोग बहुत डीमोटिवेटेड रहोगे, तुम देखोगे फटाक से कोई वीडियो, फुल मोटिवेटेड फील होगा। वो मोटिवेशन जो होता है ना, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो चला जाएगा। बट जब तक तुमने इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि सिस्टमैटिक प्लान नहीं बनाया ना, तब तक इट विल बी वेरी टफ फॉर यू। तो मोटिवेशन से नहीं बेटा, सिस्टम पर ध्यान देने से काम होता है, सिस्टम पर काम करने से काम होता है। तो यहाँ पे टॉपर तुमसे सबसे पहली चीज जो अलग करते हैं ना, वो सिर्फ फेक मोटिवेशन नहीं देखते, बल्कि वो खुद एक मोटिवेशन का जरिया बनते हैं। वो अपना एक सिस्टम बैठाते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है, मैं 3 दिन बाद इसको रिवाइज करूंगा, उस दिन मैं पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा और उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। ऐसा सिस्टम बैठवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 90+ मार्क्स लाने का जिम्मेदारी मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? डे 1 शुरुआत करने से पहले ही भाई यहाँ पे ना बंदा पढ़ रहा है, ना प्लान है, रैंडमली स्टडी कर रहा है। कभी फिजिक्स पढ़ रहा है, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कभी बायो पढ़ रहा है, कभी मैथ्स पढ़ रहा है, कभी कुछ नहीं पढ़ रहा, कभी सीरीज देख रहा है, कभी दोस्त के साथ घूमने जा रहा है, कभी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो रहा है। मतलब फुल कंफ्यूजन हो रखा है। तो बेटा जो यहाँ पे डे 1 पे गलती कर देता है ना, वही गलती बिल्डअप होते हुए धीरे धीरे करते हुए तुम्हें 2 मंथ के बाद ना एक स्टेट पे पहुंचा देती है, जिसको बैकलॉग कहते हैं। बैकलॉग एक ऐसा स्टेट ऑफ सिचुएशन है जिस सिचुएशन में तुम्हारे टीचर्स के 4 चैप्टर हो चुके होंगे और तुम्हारे पहले चैप्टर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में वीकनेस दिखेगी। ये होता है बैकलॉग। ये इतना खतरनाक चीज है जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी रूह कपाओ। इसकी वजह से ध्यान से सुनना कि मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू तुम इस बैकलॉग के जंजाल में नहीं फंसोगे। बैकलॉग इज लिटरली लाइक अ कैंसर। तुम एक जगह काटोगे, दूसरा जगह बढ़ जाएगा। एक सब्जेक्ट पर टाइम देने जाओगे, दूसरे सब्जेक्ट का बैकलॉग खड़ा हो जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट क्या उपाय होगा कि बैकलॉग बनने ही नहीं देना है। तो पूरा वीडियो जरा लास्ट तक देखना, तब समझ आएगा। सबसे पहला स्टेप, ये टॉपर्स का ब्लूप्रिंट है बेटा। सबसे पहले तुमको स्ट्रैटेजी डे 1 से क्लियर रखना है। अब जैसे मैं आपको ब्रिज कोर्स करवा रही हूँ, तो उसके बाद 12 स्टार्ट होगा, तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी है ना, वो पहले ही क्लियर रहे। मतलब तुम्हें सिलेबस का ओवरव्यू हो, तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए जिसके ऊपर तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, सीएस जो सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, सबका चैप्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर सबसे हाई वेटेज का है और कौन सा सबसे लो वेटेज का है। क्योंकि हम तैयारी यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं कर रहे हैं मेरी जान, हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं बोर्ड्स की, वो एंट्रेंस एग्जाम की, जो तुम्हें एक बेहतरीन कॉलेज दिलवा सकता है, जो तुम्हें एक अच्छा प्लेसमेंट दिलवा सकता है। यही तो डिफरेंस होता है। नॉट टू ब्रैग, बट जिस कॉलेज से मैंने बीएड किया था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द जॉब। उसमें भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज था। उसके बाद आई एम द ओनली पर्सन जो उन लोगों से बेटर कर रहा है। इट इज नॉट बिकॉज कि आई एम स्मार्ट, आई वॉज नेवर स्मार्ट, नेवर स्मार्ट। 10th स्टैंडर्ड तक हालत खराब थी, 10th स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। बट उसके पहले तो कुछ भी नहीं आता था, हो ही नहीं पाता था। 12th में भी यही हुआ। मेरे को लगा 12th में तो भाई एकदम 95 आ जाएगा, नहीं आया, 89 पे अटक के रह गई। ग्रेजुएशन में फिर ओ ग्रेड्स वगैरह लाना स्टार्ट किया, बट मेरे को कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं खड़े रहने का। जॉब इंटरव्यूज कैसे होंगे? स्टिल आई ट्राइड कि मैं अपना प्लानिंग एकदम सिस्टमैटिक रखूं। तो अगर बेटा तुम लोगों को
एक कुछ बड़ा करना है ना, तो तुम्हारी प्लानिंग बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज सिलेबस का ओवरव्यू करना है, दूसरी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी रखना है। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें जो होती है वो तुम्हारे जरूरत की होती भी नहीं है। जैसे कि बाहर रिश्तेदार लोग आ गए हैं, तो रिश्तेदारों के साथ बैठ जाना, दैट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर यू। हाँ डेफिनेटली फैमिली रिलेशंस मेंटेन करना गुड, बट यही फैमिली तुमको चिढ़ाएगी अगर तुम्हारा अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं होगा। तो उन सबको डिस्टेंट करना, अपना प्रायोरिटी बनाना है तुमको। क्या तुम्हारा प्रायोरिटी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टेस्ट है इस चैप्टर का, बट तुमने कुछ और ही चैप्टर, रैंडम चैप्टर जो तुम्हें बहुत पसंद है वो उठा के बैठ गए, तो यहाँ पे भी तुम गलत प्रायोरिटी में चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें तुम्हारा स्लीप भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाएगा। कभी कभी तुम्हें अपने दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपने सबका बर्थडे भी स्किप करना पड़ेगा, खुद का भी बर्थडे स्किप करना पड़ेगा, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाएगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा प्रायोरिटी लिस्ट जो है हर दिन का वो सेट रहना चाहिए। दैट इज व्हाट आई डू। अभी मुझे सच बताओ, तुम बिलीव नहीं करोगे, बैग में मेरे दवाइयां हैं, क्योंकि कल ही मेरा पूरा तबीयत खराब था। फिर भी माय प्रायोरिटी वॉज कि मेरे को सीईटी का पढ़ाना है बच्चों को, उनके एग्जाम्स हैं। मेरे बीमार रहने से उनके अगर 5-6 नंबर भी छूट गए तो उनका परसेंटाइल तो पीछे हो गया ना। तो माय प्रायोरिटी वॉज नॉट टू रेस्ट टुडे, क्योंकि मैं संडे को रेस्ट कर सकती हूँ, बच्चे जो है ना उनका अटक जाएगा। ये प्रायोरिटी तुमको सेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा, डेली जो स्टडी का शेड्यूल है वो फिक्स्ड होना चाहिए। इतने से इतने बजे मैं बैठूंगा ही, दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज। ये सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। मिनिमम 5 से 6 घंटा तुमको रोज बैठना है, डीप स्टडी करनी है। यहाँ पे बेटा फोन, रील, शॉर्ट्स ये सब स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, मीम्स इधर उधर शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट तुमको हर दिन पढ़ना है रोटेशन में। मान लो तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आज पढ़ा, तो कल तुम लोग मैथ्स पढ़ लो। फिर उसके बाद में कल फिजिक्स पहले पढ़ा था, आज केमिस्ट्री पहले पढ़ लो। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम्हें रोज ही पढ़ना है, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। बायो और मैथ्स में तुम अल्टरचेंज कर सकते हो। तो तुम्हें 2 से 3 सब्जेक्ट्स रोटेशन में पढ़ना ही है। और याद रखना, एक स्लॉट जो होता है 60 से 90 मिनट का रखना, जिसमें तुम हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक रख सकते हो यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। मतलब 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 3 तुमको ब्रेक्स मिलेंगे और तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विल बी चैप्टर कंप्लीशन फॉर्मूला। क्या होता है चैप्टर कंप्लीशन फॉर्मूला? सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट तुम अपने कोचिंग से समझ सकते हो, यूट्यूब से समझ सकते हो। कोचिंग में नहीं समझा तो यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब में नहीं समझा तो कॉलेज के टीचर को पूछो, बट पूछो, एनी हाउ पूछो, ठीक है। और फिर बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व करना है तुम लोगों को। जो टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस, नॉट पीवाईक्यूज, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसके बाद में पीवाईक्यूज लगाना है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज लगाते हैं ना तो हमें समझ जाता है कि इस टाइप के टॉपिक में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पीवाईक्यूज। और जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हो ना, इसका पैटर्न होना चाहिए एग्जैक्टली जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो, उसी पैटर्न में आपको आंसर्स यहाँ पे लिखना है। चाहे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आप वहां पे गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, सोल्यूशन, बॉक्स करना, फलाना ढिकाना, इधर नहीं उधर नहीं, सब लिखेंगे। इससे तुमको आदत बनेगी, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 4 रहेगा, जो कि सच बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेप 4 नहीं किया, सारे स्टेप्स जो है ऐसे 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 से टूट के नीचे कोलैप्स हो जाएंगे। स्टेप 4 इज बेटर रिवीजन। तुम्हें हर दिन तो लास्ट के 20-25 मिनट रिवाइज करना ही है सोने के पहले, बट एक दिन संडे को घूमने वाला दिन नहीं बेटा, उस दिन तुम्हें रिवीजन का दिन रखना पड़ेगा। उस दिन तुम बैठ के जितने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, जितने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, सबको रिवाइज करोगे। क्योंकि अगर संडे को बेटा तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद करती हूँ रिवाइज। जितनी चीजें मैंने पढ़ रखी है, मैं सिर्फ और सिर्फ बायो ही नहीं पढ़ती, मुझे जो जो चीजों में इंटरेस्ट आता है वो सारी चीजों का रिवाइज करती रहती हूँ, क्योंकि उससे अपना माइंड जो है वो फ्रेशन अप रहता है। तुम्हारा तो इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा ना, तो तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारा रैंक अपने आप नीचे चला जाएगा। तो रिवीजन इज द की, नहीं तो पढ़ते जाओगे और भूलते जाओगे, सच बता रही हूँ। क्योंकि 11-12 स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये बहुत इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये गलती नहीं करना है सब चीजों को बैकलॉग बनाने की। लास्ट स्टेप रहेगा बैकलॉग को कंट्रोल करना, मतलब मैक्सिमम 2 दिन उसके ऊपर कोई भी चीजों को बासी नहीं छोड़ना है। मेरे पापा हमेशा एक डायलॉग मुझे मारते थे, जब भी मैं पढ़ने के मतलब जब पढ़ाई का टाइम था, कि कुछ भी बासी नहीं छोड़ना है, कुछ भी बासी नहीं छोड़ना है। बासी छोड़ने का मतलब होता है कि जो चीज उस दिन पढ़ाया उसके उस दिन नहीं पढ़ना, नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना। कबीर जी ने तो दोहा भी कहा है,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाए तो बहुरी करोगे कब। ये परलय कुछ और नहीं है, बैकलॉग ही है। और बैकलॉग जो है ना दूसरे बैकलॉग को अट्रैक्ट करता है, फिर वो तीसरे बैकलॉग को अट्रैक्ट करेगा और तुम पूरे बैच में सबसे पीछे लग जाओगे और तुम्हारे ऊपर बैक लग जाएगी। तो 12th स्टैंडर्ड इज इजी बट इट इज अ ट्रैप, याद रखना, ठीक है। तो अगर बेटा तुमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो यू विल बी थैंकिंग मी इंस्टेड ऑफ मी थैंकिंग यू, क्योंकि दैट इज हाउ अ टॉपर स्टूडेंट स्टडीज, दैट इज हाउ योर मैम स्टडीड एंड गॉट 95 मार्क्स in biology exam and 99 percentile in CET exam. So that is how an average student like me scored. That is how many topper students which I have mentored, they have scored. So it is up to you how you do it. बस इसको फॉलो करना है, चाहे तुम बायो वाले नहीं हो ना तो भी इसको फॉलो करके देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अपना टारगेट परसेंटेज एंड अपना टारगेट कॉलेज आज ही इस कमेंट सेक्शन में डालना। मुझे सबके कमेंट्स देते हैं, कुछ बच्चे 98% बोलते हैं, 90 बोलते हैं, 75 प्लस बोलते हैं, दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही आप भी डालिए कमेंट्स, डेफिनेटली मैं देखूंगी। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, आई होप आप इस टीचिंग को आगे लेके जाएंगे और जरूर अपने मार्क्स को बूस्ट अप करके दिखाएंगे। अगला टॉपर कोई और नहीं बेटा, तू होगा और मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे। ऑल द बेस्ट।